हेलो दोस्तों, कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो के ब्रदर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के निपटारा करेंगे। अगर 12th से हो तो आप छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आज हम केमिस्ट्री के पहले पार्ट के 2 नंबर वाले प्रश्न लेके आएंगे। क्योंकि आपको अगर 12th में हो और आपके पूरे के पूरे भैया 98 दिन रह गए हैं पेपर तक के। कितने दिन रह गए भैया? 98 दिन। बोले तो 3 महीना 8 दिन रह गए आपके पेपर में। ठीक है, अगर 12th से हो तो हम आपको बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, कैसे नोट्स बनाने हैं। बस आपको 3 महीने में ही आपके 70 से 75% आपको चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि हम कंटेंट बताएंगे अच्छा सा, जैसे कंटेंट हम बनाते हैं। हम अभी तो आए हैं, मतलब इसी साल तो हमने जो है हमारी आई थी 69-70% के लगभग आई थी। तो आपको बताएंगे बेस से कैसे आएगी आपकी परसेंटेज। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो आज हम क्या पढ़ाएंगे दोस्तों, चलिए वो छोड़िए। आज हम पढ़ाएंगे क्या, 12th केमिस्ट्री पार्ट 1 के क्या भैया 2 नंबर वाले प्रश्न। मतलब जो 12th फर्स्ट वाली जो किताब है उसके क्या 2 नंबर वाले प्रश्न बताएंगे, फिर 3 नंबर वाले बताएंगे, फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, इस तरह से पूरा हम निपटाएंगे बस 3 महीने में भैया। ठीक है, और फिजिक्स का भी बताएंगे। तो सब्सक्राइब कर लियो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। जो पहले टॉपिक की बात करें भैया, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें भैया आपको कितने पढ़ने हैं? बस 5 प्रश्न पढ़ने हैं। कितने भैया? 5 प्रश्न। और 5 प्रश्न में भैया 2 प्रश्न फंसेगा। 100% 100% फंसेगा भैया। 2 प्रश्न फंसेंगे 5 में से। ठीक है, तो कितने भैया नंबर के आएंगे? 2 से 4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 2 से 4 नंबर के 2 प्रश्न, या उस पर सवाल आएगा या सवाल आएगा या परिभाषा ही पूछ लिएगा। तो क्या भैया पहली परिभाषा क्या है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है? मोलरता है से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, एक होता है मोलरता, दूसरा होता है मोललता। मोलरता और मोललता में अंतर भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है भैया? मोललता और मोलरता में अंतर भी पूछ लेता है, या दे देगा इन दो परिभाषाएं दे देगा। एक नंबर की आपको परिभाषा लिखनी होगी, 2 मोलरता और मोललता। ऐसे ही पूछता है यार, बस आपको जो टॉपिक है वो याद रखना है। तो भैया मोलरता है क्या भैया? तो मोलरता को समझने के लिए हमें एक पात्र लेना पड़ेगा। जैसे एक पात्र ले लेते हैं हम। पात्र किसे कहते हैं भैया? पात्र किसे कहते हैं बताइए भाई? पात्र का मतलब यही दे लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं भैया, इसमें सबसे पहला काम, अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़ा हो, कुछ भी, तो आज से आप हमें ज्वाइन करिए। आपको हम बताएंगे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप आज से हमसे जुड़ जाइए। 3 महीने में अगर आप हमसे कुछ नॉलेज लेके और अच्छे नंबर लाने तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 3 महीने में आपका सिलेबस हम ख़त्म करा देंगे। ठीक है, तो चलिए भैया, सबसे पहले हमने क्या लिया? एक पात्र ले लिया। क्या ले लिया भैया? पात्र। ये क्या भैया? पात्र ले लिया। ठीक, हमने और क्या किया है इसमें क्या किया? 1 लीटर पानी ले लिया, बोले तो विलायक। और क्या किया इसमें? कुछ भी NaCl। ठीक है, NaCl ले लिया। कुछ भी मतलब NaCl इसमें मिला दिया तो क्या बन गया है भैया? पानी है। पानी क्या होता है? पानी होता है विलायक। कोई पूछ ले विलयन किसे कहते हैं? 1 लीटर हमने क्या लिया भैया? 1 लीटर हमने विलयन ले लिया। अब विलयन कहते किसे हैं? विलयन 2 या 2 से अधिक घटक मिलकर विलयन बनाते हैं। क्या भैया? 2 या 2 से अधिक घटक मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। ठीक है, क्या होता है विलयन? जैसे शरबत तो पिया होगा आपने। शरबत पिया होगा। शरबत कैसे बनता है भैया? चीनी और पानी से मिलके बनता है शरबत। ठीक है, तो वो क्या होता है? विलयन। जैसे चीनी, जैसे पहले क्या मिलेगा? पानी डालोगे भैया, पानी प्लस
चीनी बराबर क्या बनता है, शरबत। ठीक है, अब जो पानी है वो क्या है, वो विलायक है भैया। क्या है भैया, विलायक है। चीनी क्या है, विलेय है। मतलब भैया जो चीज़ जिसमें जो चीज़ घुलती है उसे विलायक कहते हैं, जो चीज़ घोली जाती है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझो। और ये शरबत क्या है, ये विलयन है। जो तैयार होता है 2 या 2 से अधिक घटकों से मिलकर जो बनता है वो विलयन बनता है। ठीक है, तो परिभाषा मौलिकता की कैसे निकालेंगे, 1 लीटर विलयन में, क्या भैया 1 लीटर विलयन में विलेय, मतलब ये 2 है, इनके ये क्या है, जो NaCl है ये क्या है, विलेय है। ठीक है, विलेय के क्या भैया, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो कैसे याद रखिएगा, सबसे पहले काम क्या करोगे, एक पॉइंट में क्या लिखोगे, 1 लीटर विलयन में। ठीक है, क्या लिखोगे, 1 लीटर विलयन में घुले क्या, घुले विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल। और 2 नंबर में लिखिएगा, विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बहुत सिंपल भी परिभाषा है यार, तो लिख लो, इधर आराम से लिख सकते हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया क्या बताया हमने, इधर बताया 1 लीटर विलयन। सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले पॉइंट लिखो, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में। दूसरा पॉइंट क्या है, विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को, घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं भैया, मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब बात करें, इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं, क्या करते हैं भैया, इसे M से दर्शाते हैं। ठीक है, लिख गया। अब इसका सूत्र कैसे निकालेंगे, इसने बोला क्या भैया, पहले लिखेंगे फिर इसका सूत्र, मोलरता बराबर क्या बोला है इसने, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसने बोला किसी विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, मतलब जो घुल रहे हैं विलेय के मोलों की संख्या। तो ऊपर क्या लिखेंगे, के मोलों की संख्या। ठीक है, ऊपर जो संख्या होगी विलेय के मोलों की संख्या, ऐसे आपको न्यूमेरिकल देगा, मतलब 450 ग्राम जल में इतना घुला है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 250 ग्राम जल में 50 ग्राम चीनी घोली गई है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल पूछता है यार, इस सवाल पूछेगा या परिभाषा पूछेगा, 100% पूछने वाले भैया यार, श्योर होते हैं 100% टॉपिक। 7 सेट में 4 से 5 सेट में यही सब फेंकता है, 7 सेट में फेंक देता है कभी कभी। 5 परिभाषाओं में से 3 से 4 परिभाषाएं तो आपको मिलेंगी, 100% मिलेंगी। फिर नीचे क्या लिखेंगे, विलेय का आयतन, क्या लिखेंगे, विलयन का आयतन। और ये भैया किस में लेगा, लीटर में रहेगा। तो इसका जो सार, तो चलिए भैया इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, विलेय की अभी से उसमें उस फॉर्म में लिख लेते हैं, बड़े फॉर्म में जो फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला बनेगा। तो इसे विलेय के मोलों की संख्या को हम n से लिखते हैं। ठीक है, किससे लिखते हैं, n बराबर विलयन का आयतन को हम b से लिखते हैं। अगर भैया इसे हम ml में कर देंगे तो इधर 1000 की गुणा हो जाएगी,
क्यों हो जाएगी भैया? क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 1 लीटर बिलियन में 1000 ml क्या होते हैं? 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब भैया n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है भार भट्टा अणुभार, बोले तो चूंकि W/m क्या होता है? W/m। तो क्या करेंगे? लिखेंगे m बराबर n की जगह पे क्या आ जाएगा? W गुणे 1000 बटा, ऐसे कर दो, बटा क्या करोगे भैया? m है गुणे b किस में रहेगी? ml में रहेगी। ml में रहेगी तभी तो भैया 1000 से गुणा होगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? W को क्या कहते हैं, M को क्या कहते हैं, B को क्या कहते हैं, ये भी तो लिखना जरूरी है। ये है कि नहीं है? तो लिख लो इधर। क्या लिखेंगे भैया? इधर लिख लो, ये लिख लेना। ठीक है, चलिए ये मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं इधर। चलिए भैया, क्या सबसे पहला क्या? M बराबर W बराबर, फिर क्या है? स्मॉल m बराबर, फिर क्या? B बराबर। तो कैपिटल M को क्या कहते हैं? मोलरता। ठीक है, फिर क्या है? W को क्या कहते हैं? विलेय का भार। विलेय किसे कहते हैं? जैसे NaCl हो गया। ठीक है, जो कम, जिसकी, यार ऐसे समझो, सवाल में जिसकी मात्रा कम दी हो उसे हम विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा ज़्यादा हो उसे विलायक कहते हैं। ऐसे समझो, जिसकी मात्रा कम उसे विलेय, जिसकी मात्रा ज़्यादा उसे विलायक। जैसे 450 ग्राम क्या दिया? जल, तो वो क्या हो गया? विलायक हो गया। और फिर बोल दिया 450 ग्राम जल में क्या देगा? 50 ग्राम NaCl को गोला गया, तो NaCl क्या है? विलेय है। ठीक है, और जिसमें 450 ग्राम ज़्यादा है वो क्या? विलायक है। ठीक है, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वो विलायक होता है। ठीक है, ये चीज़ लिख लेना। तो ये है क्या है? विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ठीक है, फिर ये क्या है? ये तो आयतन है भैया, विलेय का आयतन। ठीक है, चलिए इसे स्क्रीनशॉट कर। अब भैया मोललता समझते हैं। तो मोललता की परिभाषा भी भैया सेम होती है, थोड़ी सी चेंज होती है। वो कहाँ पे होती है? पहली बात यहाँ पे चेंज होगी भैया, मोललता करेंगे। मोललता क्या करेंगे? मोललता। ठीक है, ये हो गया मोललता। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर 1 लीटर क्या है? बिलियन है। यहाँ पर क्या करेंगे? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में। ठीक है, विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं, मोललता। ठीक है, बस बन गई परिभाषा। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा भैया? कुछ नहीं चेंज हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब वहाँ पे क्या था? विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम। यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम विलायक हो जाएगा। वहाँ पे क्या था? विलयन था। विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या। सेम परिभाषा, थोड़ी सी चेंज होती है। और इसे m डैश से दर्शाएंगे। इसे किससे दर्शाएंगे? m डैश को से दर्शा देंगे। ठीक है, वही परिभाषा है, बस अब थोड़ा सा नीचा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे क्या रहेगा? नीचे भैया ये विलेय का आयतन लिखा है ना, ये चेंज होगा। क्या हो जाएगा भैया? ये क्या हो जाएगा? विलायक चल रहा है भैया, विलायक का भार। ठीक है, ये जाएगा इधर। चलो हम फिर से ही लिख देते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा? तो मोललता, यहाँ पे मोललता करो भाई,
मोललता हो गया। तो लिखो भैया मोललता को हम m डैश से दर्शा दिया, ठीक है। विलेय का मोल तो n ही रहेगा बटे विलायक का भार। विलायक का भार हम किससे लिखते हैं, उसे हम कैपिटल W से लिखते हैं। क्या क्या भैया, विलेय के मोलों की संख्या को किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं, और जो विलायक का भार है उसे किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं, ठीक है। और ये किस में रहेगा, किलोग्राम में रहेगा, किलोग्राम में है, ठीक है। और चूंकि n बराबर आपको बता चुके हैं भैया क्या होता है, W/m, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, m डैश बराबर n की जगह पे क्या रखेंगे भैया, W/m स्मॉल m गुणे कैपिटल W गुणे कितने हो जाएंगे भैया, 1000। 1000 क्यों होंगे, क्योंकि ये किस में आ जाए, ग्राम में आ जाएगा। ग्राम में लिखेंगे क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। उसमें 1 लीटर में, इसमें 1 किलोग्राम में, ठीक है। चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, कुछ नहीं भैया, मोलता सेम। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक। ये भी क्या है भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भैया अगर इसकी परिभाषा नहीं पूछता है तो आपका समझ लो 4 नंबर का, भैया कितने नंबर, 4 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, और वो भी कितना, 100% मिलेगा। अगर इसकी परिभाषा नहीं तो न्यूमेरिकल 100% मिलेगा। कितने नंबर भैया, 4 नंबर में यहाँ पूछा जाता। तो चलिए भैया इसको समझने के लिए पहले हमें एक फिगर की ज़रूरत पड़ेगी। तो भैया जैसे हम उसमें लेते थे NaCl के घटक, NaCl क्या थे, घटक, जैसे यहाँ पे हम AB क्या घटक मान के चलते हैं, तो A और B क्या है, घटक है, क्या है ये घटक, क्या है, घटक है, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, किसी घटक का मूल प्रभाज, किसी घटक का मतलब इसमें से कोई का, इसका या इसका, किसी एक का, तो क्या लिखेंगे, किसी घटक का मोल प्रभाज, क्या भैया, मोल प्रभाज, ठीक। उस विलयन, मतलब एक क्या है, पूरा विलयन है, तो उस विलयन में उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित, ठीक है, उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या, मतलब समझ रहे हो ये क्या कहना चाह रहा है, उस विलयन में उपस्थित उस घटक, मतलब ए का निकाल रहे तो इस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो भैया समझते हैं इसे, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसने बोला क्या है, पहले समझो इसे। किसी घटक मतलब ए या बी, कोई एक घटक का मोल प्रभाज, तो हम ले लेते हैं ए का मतलब ए घटक का मोल प्रभाज बराबर, समझना, किसी एक घटक का मोल प्रभाज उस विलयन में, मतलब उस विलयन में उपस्थित उस घटक के, मतलब एक घटक
इसी का तो उस घटक, उस शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ए के लिए, मतलब ए का निकालना है उस घटक का मोल प्रभाज। तो क्या करेंगे, लिखेंगे ए बटा, फिर क्या करेंगे ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी। तो अब यहाँ से परिभाषा निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, किसी घटक का, मतलब किसी घटक का मोल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित उस घटक का मोलों की संख्या, ठीक है, तथा क्या भैया, तथा कुल, ये क्या भैया, कुल टोटल है ना, कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के, इसे बीच वाले को भैया बटा को हम क्या बोलते हैं, अनुपात। अगर आप समझ गए होंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अनुपात के क्या होता है भैया, बराबर बराबर होता है, होता है। अब समझ गए होंगे आप, किसी घटक का मोल प्रभाज, ठीक है, उस विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप परिभाषा इसकी सिंपल से लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए इसकी परिभाषा, क्या लिखेंगे, किसी घटक मतलब कोई भी एक घटक, लिखो किसी घटक का मोल, किसी घटक का मोल प्रभाज, ठीक है, क्या, किसी घटक का मोल प्रभाज उस विलयन में उपस्थित क्या भैया, उस घटक के मोलों की संख्या, मतलब ए या बी का घटक के मोलों की संख्या, क्या भैया, उस घटक के, उस शब्द किसके लिए, ए या बी के लिए, एक के लिए उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के बराबर, संख्या के अनुपात को बोलो तो बटा के, अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यहीं से परिभाषा निकल के आई, कहीं से बन के नहीं आई भैया, ठीक है। किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के तथा किसी विलयन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। यही से परिभाषा निकली है यार, इसी से निकली है भैया, कहीं से भी नहीं निकली। तो लिखते हैं, ए भी हमने घटक माने, तो लिखेंगे ए का मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज, तो क्या लिखेंगे, ए का मोल प्रभाज क्या लिखेंगे भैया, इसका सूत्र अब निकालेंगे हम। जैसे बोला ए का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा NV बटा Na प्लस सॉरी Na, ए का निकाल रहे, मतलब जिस चीज़ का निकालेंगे, मतलब ए का निकाले तो ए रखेंगे ऊपर प्लस NV, ये निकल गया ए का मोल प्रभाज। ऐसे यही इस तरह से निकाल लेंगे हम बी का मोलंश या मोल प्रभाज, तो क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे बी का निकाल रहे तो बी ऊपर रखेंगे NV बटा Na प्लस NV,
ए हो गया बी का, क्या निकाल दिया भैया, मोल प्रभाज निकाल दिया। ए घटक का और बी घटक का मोल प्रभाज निकाल दिया हमने, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया, आ गई होगी, आ गई होगी। तुम निकालेंगे क्या? तो अब एक चीज़ और देख लो भैया, मोल प्रभाज को लिखते किससे हैं, ये भी तो मोला होना चाहिए। जो लिखते हैं उस किससे लिखते हैं, तो लिखते हैं एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एन बटा एन प्लस एन बी। एन यार लिख दें अच्छी तरह से, ये नीचे है भैया, ठीक है, एन बी, और इसका लिख दें हम, क्योंकि इसे हम चाई से दर्शाते हैं। ये क्या है, चाई, एक्स की तरह बनती है चाई, बराबर। अब निकालेंगे बी का, निकाल रहे तो बी एक्स बी चाई बी, तो क्या करेंगे एन बी बटा एन प्लस एन बी, ये निकल आएगा। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। चलिए भैया कर लिए स्क्रीनशॉट। अब समझते हैं क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आपको यकीन नहीं होता, अनफोल्ड आप ले आए होगे, अनफोल्ड ज़रूर ले लेना, उसमें देख लीजिएगा। अगर आपके भाई बहन या टीचर हैं उनसे भी पूछ लीजिएगा कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर भी भैया अगर ये नहीं आता है तो 3 नंबर का न्यूमेरिकल इस पर रख देगा 100%। अगर परिभाषा पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा 100%। तो चलिए इसे हमने 2 ही नंबर वाले में रखा है। तो चलिए क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन मतलब बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब होता है उबलना और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। तो लिख देते हैं इधर, लिख दो इधर, सॉरी कहता है बेसिक से पढ़ाएंगे। उन्नयन, उन्नयन का मतलब क्या होता है, और क्वथनांक, क्वथनांक। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ना, क्या होता है, बढ़ना, ठीक है। और क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, उबलना। जो 100 अगर कोई पूछ ले पानी कितने पे उबलता है तो बोल देना 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, ठीक है। तो उन्नयन का मतलब क्या होता है, वृद्धि या बढ़ना। क्वथनांक का मतलब होता है उबलना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपकी। तो इसे समझने के लिए हम क्या लेंगे, एक फिगर लेंगे। में फिगर की ही जरूरत पड़ेगी, मतलब बोले तो पात्र लेंगे। एक पात्र ले लिया हमने, इसमें क्या किया, क्या किया भैया, कोई आवासशील पदार्थ घोल दिया इसमें। मतलब ये हमने क्या ले लिया, इसमें हमने क्या भर दिया, पानी। पानी तो बोले तो विलायक, एक विलायक है, ठीक है। और ऊपर से हम क्या करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, एक कोई आवासशील, क्या किया भैया, एक आवासशील, क्या किया, ये क्या करेगा हमने, कोई आवासशील, कोई आवासशील पदार्थ घोल दिया, ठीक है। कोई आवासशील पदार्थ, आवासशील पदार्थ होते कौन कौन से, आवासशील पदार्थ जो होते हैं जिनको तोड़ा ना जा सके, मतलब इन्हें अपघटित कर, जो अपघटित नहीं होते हैं
जैसे पानी में NaCl को हमने क्या किया, पानी में तोड़ा, NaCl को हमने क्या किया, पानी में तोड़ दिया, मतलब डाला, वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। मगर कोई ऐसे भी भैया पदार्थ हैं जो जिसमें पानी में डालोगे वो अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। जैसे क्या हो गया, जैसे क्या हो गया, हो गया आपका यूरिया, ये क्या हो गया, आवासशील पदार्थ हो गया, या ग्लूकोज हो गया, ठीक है। और क्या हो गया आपका शर्करा, शर्करा, ठीक है। ये हो गया क्या, आवासशील पदार्थ में, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, अब सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे क्या, किसी विलायक में, तो क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट में किसी विलायक में कोई, दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, कोई आवासशील पदार्थ घोल देने पर, सॉरी भाई, देने पर क्या लिखेंगे, देने पर होने वाली, क्या, होने वाली वृद्धि, वृद्धि, होने वाली वृद्धि, ये क्या हो रही है, वृद्धि का मतलब ऊपर जा रही, होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तीसरा पॉइंट में ये लिख दें। तो कैसे परिभाषा निकालेंगे इसकी, किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ घोल देने पर होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। चलिए अब लिखेंगे कैसे, यहीं से परिभाषा निकालेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ऐसे याद कर लेना आपको, बना के किसी विलायक में कोई आवासशील क्या पदार्थ घोल देने पर होने वाली क्या, होने वाली वृद्धि। तीसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे, होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में क्या कहते हैं, उन्नयन। सिंपल सी परिभाषा है भैया, आप बस ट्राई मारिए, कहते हैं, ठीक है। तो यहीं से परिभाषा निकाली, किसी विलायक में पहले पॉइंट में कोई, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कोई आवासशील पदार्थ घोल देने पर, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, एक नंबर ले जाओ फटाक से, ठीक है, कहते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है डेल्टा टी बी बराबर होता है 1000 गुणे KB, और क्या भैया, गुणे स्मॉल w बटे में क्या लिखेंगे, स्मॉल w बटे में लिखेंगे स्मॉल m गुणे कैपिटल W, ठीक है। ये होता है सूत्र। अब किसे क्या कहते हैं वो भी बता दें आपको। तो डेल्टा टीवी, ठीक है, डेल्टा टीवी हो गया, इसे क्या कहेंगे, केवी को क्या कहेंगे, स्मॉल डब्ल्यू को क्या कहेंगे, स्मॉल एम को क्या कहेंगे, और कैपिटल डब्ल्यू को क्या कहेंगे। तो इसको तो सिंपल से आप पहचान गए, क्या कहते हैं, क्वथनांक में क्वथनांक में उन्नयन, इसे क्या कहेंगे, इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये सब चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में दी होंगी, मोलल उन्नयन
स्थिरांक। ठीक, चलिए इसे क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब स्मॉल डब्लू को क्या कहते हैं, स्मॉल डब्लू को कहते हैं विलय का भार। वो आप पढ़ के आए हो पीछे से, विलय का भार। और कैपिटल मतलब स्मॉल एम को क्या कहते हैं, विलय का अणुभार। विलय का भार कितना जोर देगा, 300 ऐसे देगा 50 ग्राम NaCl। तो NaCl क्या है, विलय है। जो NaCl का अणुभार होगा, जो निकलता है अणुभार, उसे ही कहते हैं विलय का अणुभार। और इसे कैपिटल W को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विलायक। जो देगा ज़्यादा, मतलब जिसका ज़्यादा भार होगा उसका भार, विलायक का भार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए से फटाक से। पहले क्या समझा, क्वथनांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन। अब समझेंगे हिमांक में अवनमन। हिमांक क्या होता है, अवनमन क्या होता है, वो हम डिटेल में समझा रहे हैं आपको, समझिएगा। हिमांक को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हिमांक का मतलब होता है जमना। जैसे बर्फ़ क्या होती है, जमी होती है। कोई भी पूछ ले पानी कितने डिग्री सेल्सियस से जमता है, तो बता देना आप भी। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, बर्फ़ बन जाती है, पानी जम जाता है। ठीक है। और अवनमन का मतलब होता है कमी, और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। ठीक है। इसे भी हम क्या करेंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो इसमें क्या ले लिया हमने, विलायक को क्या है भैया, जैसे हमने कोई विलायक ले लिया, जैसे पानी ले लिया हमने। पानी क्या है, इसकी मात्रा क्या है, पानी की ज़्यादा मात्रा है, तो क्या हो गया विलायक। जिसकी मात्रा ज़्यादा वो विलायक, जिसकी मात्रा कम वो विलय। ठीक है, जिसके जो ज़्यादा वो विलायक, जो कम वो विलय। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक कोई आवासशील क्या ले लिया, पदार्थ ले लिया। क्या ले लिया, आवासशील पदार्थ ले लिया। यहाँ पे पदार्थ घोल दिया, घोल देने पर। ठीक है। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, बस सेम परिभाषा, थोड़ा बस चेंज होगा। इसमें भी वही सब लिखना है, सब वही, थोड़ा सा चेंज होगा, बस कहाँ पर चल होगा। तो क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे, किसी भी विलायक में। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कोई आवासशील पदार्थ घोल देने पर। क्या लिखेंगे, होने वाली कमी। क्या लिखेंगे, होने वाली कमी। मतलब ये क्या हो, या नीचे गिरेगा, ये क्या हो रहा है, कमी हो रही है। उसमें क्या था, वृद्धि हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है, कमी हो रही है। उसमें क्या था, उबल रहा था, इसमें क्या हो रहा है, जम रहा है। हिमांक का मतलब ही है जमना। तो क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट में किसी विलायक में, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कोई आवासशील पदार्थ घोल देने पर होने वाली क्या है, कमी। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे होने वाली कमी को क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो यहीं से परिभाषा लिख लो भैया, सिंपल सी। पहले पार्ट में क्या लिखेंगे, किसी विलायक में कोई आवासशील पदार्थ क्या भैया, घोल देने पर, कोई आवासशील पदार्थ घोल देने पर वाली कमी को, होने वाली कमी को हिमांक में
अवनमन, अवनमन कहते हैं। इसका भी भैया सूत्र सेम होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। तो सूत्र क्या होता है उसमें, क्या था, बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक को लिखते हैं एफ, फ्रीजिंग पॉइंट। क्वथनांक को वी बॉइलिंग पॉइंट, इसे हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, ये लिख लेना। तो क्या करेंगे, डेल्टा टी एफ कर देंगे यहाँ पर, जिसे जम रहा फ्रीजिंग पॉइंट। फिर क्या लेंगे, 1000 गुणे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा के एफ, वहाँ पर क्या था बी, क्योंकि बढ़ रहा था, यहाँ पर क्या जम रहा है। फिर क्या लिखेंगे, गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटा स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, और इसमें क्या कहेंगे, डेल्टा टी एफ को क्या कहते हैं, के एफ को क्या कहते हैं, स्मॉल डब्ल्यू को क्या कहते हैं, स्मॉल एम को क्या कहते हैं, कैपिटल डब्ल्यू को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। इसे क्या कहते हैं, क्या कहेंगे भैया, इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। इसे क्या कहेंगे, मोलल, उसमें उन्नयन था, इसमें अवनमन हो जाए, अवनमन स्थिरांक। और इससे क्या कहेंगे, विलय का भार। इसे क्या कहेंगे, विलय का अणु भार। और इसे क्या कहेंगे, विलायक का भार। चलिए भैया, ये उतार लो, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो उतार लिया। तो गाइस आज की इस वीडियो में भैया इतना ही। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, आपको अच्छी तरह से ऐसे ही आपको देते रहेंगे। अब 2 नंबर वाले प्रश्न देंगे 2 पार्ट के, और फिर 3 पार्ट के, फिर 4 पार्ट के, फिर 5, 10 तक आपको 2 नंबर वाले प्रश्न देंगे, फिर 3 नंबर वाले देंगे, फिर 5 नंबर वाले देंगे। ठीक, डेली रेगुलर आपकी क्लास चलेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही।